आप सभी को नमस्कार। 17वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड हमारी संकल्प बैच में एक बार फिर से स्वागत है। इस बैच में हम 17वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेंस में हम जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। आज हम अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक करंट अफेयर्स 2024 से भी रिलेट करता है। आप जानते हैं कि बिहार पीसीएस जो मेंस एग्जाम होता है उसमें 40% हिस्सा आपका करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक ही होते हैं। तो हम पॉलिटी सेक्शन में स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स के टॉपिकों को भी कवर करेंगे और इसी कड़ी में आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है भारत में आपातकाल। आपातकाल क्यों हम करंट अफेयर्स का ये टॉपिक कह रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष 2024 में आंतरिक आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे हो गए। और जब नई लोकसभा का गठन हुआ 18वीं लोकसभा का, तो आप जानते हैं कि जब नई लोकसभा का गठन होता है उसकी स्टार्टिंग राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बार आपातकाल का चर्चा हुई, उसका जिक्र किया गया और उसके बाद ही पूरे देश में आपातकाल के प्रावधानों और 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ उस दौरान के उस काले दौर की चर्चा हुई और देश भर में ये एक चर्चा का विषय बना रहा। तो आपातकाल से संबंधित हम सभी डायमेंशनों को कवर करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। जैसे आपातकाल क्यों चर्चा में है और आपातकाल है क्या, ये आपके प्रश्न का हमेशा इंट्रो पार्ट होता है। आपातकाल के प्रकारों को देखेंगे। 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधानों की चर्चा हमारे संविधान में की गई है: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों प्रकारों को हम लोग देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे आपातकाल की घोषणा की क्या प्रक्रिया है, यानी भारत के संविधान में कौन से प्रावधान हैं अगर आपातकाल को लागू करना है और वो कैसे लागू किया जाता है। देन आंतरिक आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, तो आंतरिक आपातकाल जब 1975 से 1977 तक लागू रहा, तो इसको लागू करने के पीछे आखिर क्या जिम्मेदार कारक थे, सरकार ने क्यों आंतरिक आपातकाल को लागू किया, इस विषय में भी पढ़ेंगे। और बिहार की उसमें क्या भूमिका रही। बिहार स्पेशल मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये अब जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रश्न इस संदर्भ में भी आएगा कि आंतरिक आपातकाल को लागू करने के पीछे जिम्मेदार कारकों को बिहार के विशेष संदर्भ में बताइए। तो बिहार की भूमिका आपको पता होना चाहिए। आंतरिक आपातकाल जब लागू हुआ तो उसके देश में क्या प्रभाव पड़े, इस बात को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आंतरिक आपातकाल लागू करने के क्या प्रभाव थे। हालांकि हम आपातकाल के संदर्भ में भी ये जो 3 आपातकाल हमने मेंशन किए हैं आपातकाल के प्रकारों में, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, जब इनको लागू किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। और फिर हम एक आलोचनात्मक प्रक्रिया देखेंगे, क्योंकि आपातकाल लागू करना संविधान में ये सबसे अंतिम प्रावधान है जब देश की एकता अखंडता पर देखा जाता है खतरा है, या कोई राज्य जब संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा होता है तो राष्ट्रपति शासन, और जब देश की वित्तीय स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है, देश के समक्ष फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। तो जब इसको लागू किया जाता है तो उस संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण हम लोग करेंगे कि सरकार कभी कभी क्या करती है, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी आपातकाल को लागू करती है, जैसा कि 1975 में लागू किया गया था और इसकी हमेशा से ही निंदा होती है। तो वो आलोचनात्मक परीक्षण हम लोग देखेंगे आपातकाल के संबंध में। और बाकी चूंकि ये करंट का टॉपिक है आंतरिक आपातकाल, तो जब आंतरिक आपातकाल लागू हुआ तो इसके क्या प्रभाव पड़े, इस बात को हम अलग से मेंशन करके पढ़ेंगे। आंतरिक आपातकाल के बाद आप जानते हैं कि आपातकालीन प्रावधानों में बड़े बदलाव किए गए थे 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। तो इस अमेंडमेंट के द्वारा आपातकाल में कौन से प्रावधानों को बदला गया उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात में क्या अंतर होता है, कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है शॉर्ट में, तो इसको भी हम लोग अलग से मेंशन करके देख लेंगे। हालांकि इतना पूरा पढ़ने के बाद आप इस चीज़ को डिस्कस करने में सक्षम होंगे कि राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में क्या अंतर होता है और लास्ट में इस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष। तो हर डायमेंशन को कवर करेंगे, चाहे क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाए, लॉन्ग पूछा जाए, किसी भी डायमेंशन से पूछा जाए तो आप उसको बहुत ही शानदार तरीके से लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आपातकाल जो है बीते दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है और इस आपातकाल के लागू करने के कारकों में बिहार की विशेष भूमिका थी, इसलिए आपके लिए अब इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। जो बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं हमारे संकल्प बैच में, वो इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं 6306473800 पर। फीस केवल इसकी 499 है। तो अभी जल्दी से एडमिशन ले ले, नहीं तो इसकी फ़ीस बढ़ भी सकती है आगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपनी हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपातकाल होता क्या है, ये क्यों चर्चा में है। तो आपातकाल के अगर हम प्रावधानों को संविधान में देखें तो ये भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेखित किए गए हैं। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। तो संवैधानिक प्रावधानों में आपातकाल का मेंशन कहाँ पर किया गया है, तो आर्टिकल 352 से 360 तक भाग 18 में। ये जो आपातकालीन प्रावधान है वो केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति, यानी जब देश के समक्ष एकता अखंडता और सुरक्षा का विषय आ जाता है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ये केंद्र को प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाते हैं। संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य क्या था, देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता, लोकतंत्र व संविधान की सुरक्षा करना।
आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। लोकतांत्रिक अधिकारों का मतलब जो आपको फंडामेंटल राइट्स संविधान में दिए गए हैं। वैसे समान स्थिति में अगर सरकार आपके अधिकारों को सीमित करती है, उन्हें छीनती है, उनका हनन करती है, तो आप डायरेक्ट न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया जाता है तो फिर आप मूल अधिकारों के हनन या उनके सीमित होने पर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को इस दौरान निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार राज्य सरकारों की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेती है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। प्रीलिम्स एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है कि आपातकालीन प्रावधानों को किस देश से लिया गया है, तो ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, मौलिक अधिकारों के निलंबन के संबंध में जब आपातकाल लागू किया जाता है। अब ये चर्चा में क्यों रहा, हमने बता दिया आपातकाल है क्या, इसका क्या उद्देश्य है। हाल ही के बीते दिनों में आपातकाल एक चर्चा का विषय रहा, क्योंकि 25 जून 1975 को, जिसके इस वर्ष 50 साल पूरे हुए, एक कथित आंतरिक हमले का हवाला देकर तत्कालीन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। हमें यहाँ पर किसी का नाम लेने से बचना है। जब भी हम मेंस में लिखें और इस तरीके का नाम लेकर जब निंदा का बात हो तो हम तत्कालीन प्रधानमंत्री और उस समय की सत्ताधारी सरकार ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, नाम लेने से बचेंगे। ये थोड़ा सा पॉजिटिव आपकी माइंडसेट को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता है। नाम लेने से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। हालांकि 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आंतरिक हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की तो इसकी पूरे देश में निंदा हुई, और यह घोषणा आपातकाल के प्रावधानों के दुरुपयोग को भी संदर्भित करता है, जिसका हवाला देकर हाल ही में सरकार ने भी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि 1975 का जो आंतरिक आपातकालीन प्रावधान था ये चर्चा में क्यों इन दिनों रहा। अब हम आपातकाल के प्रावधानों को पढ़ेंगे। संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को निर्दिष्ट किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो एक एक करके हम इन तीनों आपातकालों के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में होने के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधारों पर लागू किया जाता है। जब युद्ध की स्थिति हो, किसी अन्य देश के द्वारा हमारे देश पर आक्रमण कर दिया गया हो, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर कर सकता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1962 में, जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1971 में, जब पाकिस्तानी देश के द्वारा हमारे यहाँ आक्रमण किया गया था। और ये दोनों जो प्रावधान हैं, चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के द्वारा जब आपातकाल लगाया गया तो इसका आधार क्या था, बाह्य आक्रमण। 25 जून 1975 को तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल देश में लगाया गया और इसका आधार था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के कारण जब 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया तो इसका पुरजोर तरीके से पूरे भारत में विरोध हुआ। अभी हम आगे देखेंगे कि बिहार में किस तरीके से इस आंतरिक आपातकाल लगाए जाने के पीछे का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, जिसमें जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति इसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है। तो हमने यहाँ पर देख लिए कि अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। 1962 जब चीन ने आक्रमण किया था, 1971 जब पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण हुआ, और फिर 1975 आंतरिक शांति के आधार पर। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था। यानी जो आंतरिक अशांति है इसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया है। अब अगर कभी आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो वो शब्द आंतरिक अशांति नहीं होगा, क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह होगा, राइट। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन के संबंध में। राष्ट्रपति शासन को राज्य या संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। यह तब लागू होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार हैं। यानी राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है राज्यों में। संविधान में 356 में इसका प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 आधार हैं। पहला है राष्ट्रपति यह आश्वासित हो जाए। राष्ट्रपति आश्वासित कैसे होगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंपे और उसमें मेंशन करे कि संबंधित राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, या इसके बिना भी राष्ट्रपति को लगे कि राज्य की जो सरकार है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, तो अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा आधार है यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है तो भी 365 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
अब तक देश के अलग अलग राज्यों में 100 से भी ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, जिसमें केवल बिहार में ही 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है अब तक। सबसे पहली बार बिहार में लगा था 1968, फिर 1969, 1972, 1977 में, 5वीं बार 1980 में, 6ठी बार 1995 में, 7वीं बार 1999 में और अंतिम 8वीं बार 2005 में राष्ट्रपति शासन बिहार में लगाया गया था। बिहार स्पेशल जब भी आप एग्ज़ाम दें तो आप इन डेटों को मेंशन जरूर करें और बताएं कि बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन अब तक लगाया जा चुका है। राष्ट्रपति शासन के बाद अब हम वित्तीय आपातकाल को देख लेते हैं। आपातकाल के 3 प्रकार हमने बताए थे, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन जिसे राज्य या संवैधानिक आपातकाल कहते हैं, और तीसरा था वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यह तब घोषित किया जाता है जब भारत या उसकी किसी भी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय, जिसको इंग्लिश में क्रेडिट कहते हैं, उसके समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है, यानी फाइनेंशियल क्राइसिस के संबंध में हम वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं राष्ट्रपति के उद्घोषण के द्वारा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ और आप नोट डाउन कर लीजिए, अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। इस चीज़ को आप यहाँ नीचे मेंशन कर लीजिए। हालांकि अभी तक देश में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रपति शासन 100 से अधिक बार, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार, 1962, 1971 और 25 जून 1975 को। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रीय आपातकाल के प्रकारों को देख लिया। अब हम आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया को देखेंगे, जो हमारे टॉपिक का अगला सेगमेंट था। हमने अभी तक पढ़ लिया कि आपातकाल क्या होता है और ये बीते दिनों क्यों चर्चा में रहा। आपातकाल के प्रकारों को देख लिया, जिसमें राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात को पढ़ा। अब हम आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया देखेंगे। तीनों को एक साथ ही हम इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ स्पष्ट कर देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की जो घोषणा की प्रक्रिया होती है, क्या उसमें कोई बेसिक डिफरेंट है, अगर हाँ तो वो कौन से पॉइंट होगा। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल देखते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ये जो लिखित सिफारिश का प्रावधान है, ये बेसिकली 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इससे पहले लिखित सिफारिश का प्रावधान नहीं था, इस चीज़ को आप याद रखिए। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदित होना आवश्यक होता है। प्रारंभ में ये जो अवधि थी ये 2 माह की थी। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको घटाकर 1 माह किया गया, यानी मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर देगा और इस घोषणा का संसद के दोनों सदनों से 1 माह के भीतर जो है अनुमोदन हो जाना चाहिए। ये जो दोनों सदनों से अनुमोदन होता है आपातकाल का, ये 6 माह तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 माह में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन संसद कर देती है तो 6 माह तक रहता है। अगर आगे भी इसको बढ़ाना है तो हर 6 माह बाद जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है इसका अनुमोदन होना आवश्यक होता है, और इस तरीके से हम 6 माह करके अनंत काल तक राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ा सकते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक जो प्रस्ताव संसद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है, विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। हालांकि प्रारंभ में ये साधारण बहुमत से था, जिसे 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बदलकर विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रावधान संसद के द्वारा पारित किया जाता है वो विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। इस चीज़ को अब आप याद रखिए। राष्ट्रीय आपातकाल को जब हमें समाप्त करना है, इसका निरसन करना है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है। राष्ट्रपति किसी भी समय एक दूसरी उद्घोषणा के द्वारा आपातकाल संबंधित उद्घोषणा को रद्द कर सकता है। इसके लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने में तो संसदीय अनुमोदन की विशेष बहुमत से आवश्यकता होती है, लेकिन जब इसको समाप्त करना होता है तो राष्ट्रपति एक दूसरी उद्घोषणा के द्वारा इसे समाप्त कर सकता है, और समाप्त करने के लिए किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अतिरिक्त लोकसभा इसके जारी रहने के अनुमोदन का प्रस्ताव निरस्त कर दे। साधारण बहुमत से ही लोकसभा अगर इसके जारी रहने का प्रस्ताव निरस्त कर देता है तो राष्ट्रपति इस स्थिति में आपातकाल संबंधी उद्घोषणा को समाप्त कर देता है, और ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरीके से हमने राष्ट्रीय आपातकाल को देखा कि ये कैसे लागू होता है, इसकी क्या समय अवधि होती है, संसद के किस बहुमत के द्वारा इसको अनुमोदित किया जाता है और इसका कैसे निरसन यानी इसकी कैसे समाप्ति होती है। अब हम राष्ट्रपति शासन के संबंध में देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल में 1 माह का समय है और राष्ट्रपति शासन में जो संसद के अनुमोदन का समय है वो 2 माह है। ये बेसिक डिफरेंस आप लोग याद रखना। यदि उद्घोषणा के पश्चात लोकसभा 2 माह के भीतर पारित किए बिना विघटित हो जाती है, तब यह लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है जो राष्ट्रपति आपातकाल में भी लागू होता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने उद्घोषणा कर दी कि राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लागू होगा, क्योंकि इसको संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, और मान लीजिए संसद के अनुमोदन से पहले ही
2 माह के भीतर राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन हो जाना चाहिए और राष्ट्रीय आपातकाल का 1 माह के भीतर। और इसको बिना पारित किए लोकसभा अगर विघटित हो जाती है, आप जानते हैं राज्यसभा तो भंग नहीं होगी, विघटित नहीं होगी, लोकसभा ही होगी। और लोकसभा बिना इस उद्घोषणा को पारित किए ही अगर भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो जो राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो दूसरी बैठक जब बैठती है लोकसभा की, उसके 30 दिनों तक बना रहता है। उन 30 दिनों में अगर लोकसभा उस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के अनुमोदन को पारित कर देती है तो फिर वो एक्सटेंड होता है, वरना राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रपति जो शासन होता है वो समाप्त हो जाता है। तो यदि उद्घोषणा के पश्चात लोकसभा विघटित हो जाती है तब उस स्थिति में लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिनों तक बना रहता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रत्येक सदन इसे सामान्य बहुमत से पारित करता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल से राष्ट्रपति शासन इस संदर्भ में भी अलग है कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जो संसदीय अनुमोदन होता है उद्घोषणा का, वो विशेष बहुमत से होता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का जो अनुमोदन संसद के द्वारा किया जाता है वो सामान्य बहुमत से किया जाता है। राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तब बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 परिस्थितियां हों। यहाँ पर किसी विशेष परिस्थिति की ज़रूरत नहीं होती है। 6 माह में संसद विशेष बहुमत के द्वारा जो है इसको अनंत काल तक बढ़ा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति शासन को 6 माह के लिए केवल तभी बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 परिस्थितियां हों। पहला, यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई हो। यानी 6 माह के लिए कब बढ़ाया जाएगा? मान लीजिए राष्ट्रपति शासन के साथ ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी पूरे राज्य या उसके किसी भाग में लागू है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन को भी एक्सटेंड किया जा सकता है। दूसरा, चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित हैं। ये 2 कारण होते हैं जब राष्ट्रपति शासन को हम 6 माह से ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रावधान और जोड़ा गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कि राष्ट्रपति शासन को मैक्सिमम 3 साल के लिए ही लागू किया जा सकता है, उसके लिए चुनाव कराना मैंडेटरी है। राष्ट्रपति शासन का निरसन कैसे होता है, इसकी समाप्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा को किसी भी समय पूर्ववर्ती घोषणा द्वारा इसे वापस लिया जा सकता है। यानी जैसे राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति अपनी दूसरी उद्घोषणा के साथ इसे समाप्त कर सकता है और किसी संसदीय अनुमोदन के लिए आवश्यकता नहीं होती है, वैसे राष्ट्रपति शासन को भी राष्ट्रपति अपनी दूसरी उद्घोषणा के द्वारा इसको वापस ले सकता है और इसके लिए भी किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमने राष्ट्रपति शासन को भी देख लिया कि इसकी घोषणा की क्या प्रक्रिया है, कैसे राष्ट्रपति शासन लागू होता है और कितने समय तक रहता है और कैसे इसकी समाप्ति होती है। अब हम वित्तीय आपातकाल के बारे में देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल हालांकि अभी तक एक भी बार देश में लागू नहीं हुआ है, हालांकि इसके जो संविधान में प्रावधान है, घोषणा की जो प्रक्रिया है उसको देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। तो जैसे राष्ट्रपति शासन के लिए जो संसदीय अनुमोदन होता है घोषणा के पश्चात 2 माह का है, वैसे वित्तीय आपातकाल के लिए भी है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन की तरह वित्तीय आपातकाल की घोषणा को भी 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। एक बार संसद से मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित समय तक रहता है। तो बेसिक डिफरेंट ये हो जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह के लिए अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है विशेष बहुमत के द्वारा संसद के अनुमोदन के पश्चात। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि सामान्य बहुमत से उद्घोषणा को पारित करके संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू तो किया जाता है, लेकिन 6 माह के बाद ये तभी लागू होता है जब इन दोनों परिस्थितियां हम देखते हैं। कौन सी परिस्थितियां थी? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल संबंधित राज्य में लागू हो या उसके किसी भी भाग में लागू हो, और दूसरा चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि विधानसभा के चुनाव जो है नहीं हो सकते हैं, उनमें कठिनाई है संबंधित राज्य में। तो ये 2 कंडीशन थी। और एक कंडीशन इसमें और अलग से लागू होती है कि राष्ट्रपति जो शासन है वो 3 साल से अधिक नहीं होगा। ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। लेकिन वित्तीय आपातकाल इन दोनों से अलग है। संसद अगर एक बार मंजूरी दे दे वित्तीय आपातकाल को तो इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है, अनिश्चित समय तक जारी ही रहता है जब तक इसको वापस न लिया जाए। अब इसको वापस कैसे लिया जाता है, वित्तीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय एक अनुवर्ती घोषणा के द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा को वापस ले सकती है। यानी समाप्ति के लिए हम देख रहे हैं कि तीनों में एक जैसा प्रावधान है। राष्ट्रपति अपनी एक अन्य घोषणा के द्वारा, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, उसको समाप्त कर सकती है, राष्ट्रपति शासन को भी और वित्तीय आपातकाल को। और इन तीनों में भी आपको किसी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है जब हम इसको समाप्त करते हैं। तो इस तरीके से हमने घोषणा प्रक्रिया को भी देख लिया, आपातकाल की जो है अलग अलग, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो बेसिक डिफरेंस के साथ हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट के ऊपर कि आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 तक जो लागू किया गया उसके पीछे के जिम्मेदार कारक क्या थे, और बिहार विशेष के संदर्भ में भी हम इसको थोड़ा सा यहाँ डिटेल में देखेंगे, ताकि अगर आप प्रश्न लिखें तो इस चीज़ को जरूर मेंशन करें, तभी आपका जो प्रश्न है वो औरों से अलग होगा और आपको एग्जामिनर ज़्यादा मार्क्स देगा।
जब भी हम किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दें तो हमेशा याद रखें कि उस राज्य से संबंधित चीज़ों को वहाँ जोड़ें। अगर आपको लग रहा है वहाँ वो चीज़ मेंशन की जा सकती है, उसका कोई प्रावधान उस प्रश्न से लिंकअप हो रहा है। अब आंतरिक आपातकाल 1975 से 1977 तक लागू रहा, तो इसके पीछे के जिम्मेदार कारकों में पहला जो कारक है वो है इस दौरान न्यायपालिका के साथ सरकार का टकराव। इस अवधि के दौरान सरकार और सत्तारूढ़ दल के न्यायपालिका के साथ कई मतभेद देखे जा सकते हैं, और उसमें पहला इंपॉर्टेंट जो मतभेद है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ा था और चुनाव वो जीत भी गई थी। हालांकि उस चुनाव में जो प्रक्रिया थी उसको सही नहीं ठहराया गया। ये देखा गया कि उस चुनाव प्रक्रिया में कुछ धांधली हुई है, गलत तरीके से चुनाव जीता गया है, और इस चीज़ को उच्चतम न्यायालय ने सही माना और सही मानते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। और न ही केवल अमान्य घोषित किया चुनाव में, उसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री को अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया था। इसलिए यहाँ सरकार ने आपातकाल की घोषणा करके विपक्ष की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया। पहला कारण तो ये हो जाता है, और ये बड़ा कारण है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा रायबरेली की सीट से, वहाँ जीत भी गई और उनकी जीत को ही अमान्य घोषित कर दिया, और दूसरा ही 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती, ऐसा जो है निर्णय इलाहाबाद की उच्च न्यायालय ने दे दिया। अब सरकार इससे निपटने के लिए राज्य सरकार में जो विपक्ष की पार्टियां थी उनकी शक्ति को कम करने के लिए यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। और इसी दौरान एक और न्यायपालिका सरकार का टकराव देखने को मिलता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में एएन रे की नियुक्ति को लेकर भी सरकार और न्यायपालिका में टकराव देखा जाता है। और ये सब मामले चल ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ गुजरात और बिहार में बड़े आंदोलन देखे जा रहे थे। इस दौरान बिहार और गुजरात में सत्ताधारी सरकार के खिलाफ छात्रों का आंदोलन उग्र हो रहा था। बिहार में इस आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। तो बिहार और गुजरात में इस दौरान काफ़ी व्यापक स्तर पर आंदोलन हुए, उग्र आंदोलन हुए, और इसमें छात्रों की भूमिका अधिक थी। बिहार में जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन सरकार के ऊपर देश में लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया, क्योंकि इस तरीके से जब चुनाव में धांधली हो रही है और तत्कालीन सरकार अपनी जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इलाहाबाद की उच्च न्यायालय ने उसको सही भी माना, तो ऐसे में लाजमी हो जाता है कि देश में जो विपक्ष के लोग होते हैं, जो अन्य बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो तानाशाह हो रही है और लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। तो जयप्रकाश नारायण ने तत्कालीन सरकार के ऊपर यही दोषारोपण किया कि देश में लोकतंत्र का गला घोटने का सरकार काम कर रही है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता का अंश सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का उन्होंने नारा दिया। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दें कि जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री के खिलाफ पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और 5 जून 1975 एक वर्ष के बाद ही देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन इतना उग्र था, ये संपूर्ण क्रांति इतनी उग्र थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को 25 जून 1975 को आपातकाल लागू करना पड़ा। और आपातकाल लागू करने के दूसरे ही दिन 26 जून 1975 की सुबह राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह का माहौल सेना, पुलिस और अधिकारियों को भड़काना देश में एक व्यक्ति, और नाम लेके अपने संबोधन में इंदिरा गांधी जी कहती हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री, व्यक्ति कौन है? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया है, उसमें यह जरूरी हो गया है कि देश में आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की एकता और अखंडता की रक्षा किया जा सके। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि बिहार में जो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, उस संपूर्ण क्रांति ने एक बड़ी भूमिका निभाई 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने में। तो इस तरीके से हमने बिहार की भूमिका को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ये प्रीलिम्स एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति किस वर्ष आह्वान किया था? तो 1974, डेट 5 जून है, और कहाँ से? तो पटना के गांधी मैदान से। बाकी मेंस में तो आप इस फैक्ट का जिक्र करेंगे ही। 1975 में आंतरिक आपातकालीन लागू करने के पीछे एक जिम्मेदार कारक था आर्थिक कारक, क्योंकि 1973 में हम देखते हैं कि वस्तुओं की कीमतों में 23% की वृद्धि होती है, और उसके अगले ही साल 1974 में ये 23% की वृद्धि 30% में तब्दील हो जाती है। तो 1973 और 1974 में ये बढ़ती वृद्धि दर वस्तुओं की कीमतों में लोगों को बहुत अधिक इससे आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बढ़ती महंगाई के कारण जनता में भी सत्ता के प्रति आक्रोश था। अब आप समझ सकते हैं इस तरीके की जब महंगाई बढ़ेगी और जनता में भी आक्रोश होगा, तो ऐसे जब आंदोलन होंगे, संपूर्ण क्रांतियां होंगी, तो इसमें जनता की भी सहभागिता बढ़ेगी, विपक्षी पार्टियां और भी ज़्यादा मजबूत होने लगेंगी। ऐसे में आरोप लगाया जाता है कि तत्कालीन सरकार ने अपनी स्थिति को बचाने के लिए देश में आंतरिक अशांति का हवाला देकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इस तरह हमने इस टॉपिक के कई सेगमेंट पर अभी तक चर्चा कर ली है। ये क्या है, ये क्यों वर्तमान में चर्चा का विषय रहा, आपातकाल के प्रकारों को देखा,
आपातकाल की घोषणा की प्रक्रिया को देखा, जिसमें हमने 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, 3 प्रकार के आपातकाल को पढ़ा और तीनों आपातकाल की घोषणा की क्या प्रक्रिया है इसको हमने डिटेल में पढ़ा। फिर आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के बीच लागू रहता है, तो इसको लागू करने के पीछे क्या कारक थे, उन जिम्मेदार कारकों को देखा और उसमें बिहार की भी विशेष भूमिका का हमने जिक्र किया। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति और तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा अगली ही सुबह अपने संबोधन में कैसे एक व्यक्ति के रूप में जयप्रकाश नारायण का नाम लेकर इस आंतरिक आपातकाल को लागू करने के पीछे जिम्मेदार कारक वो बताती हैं। आगे के जो सेगमेंट हैं हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी। आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, आंतरिक आपातकाल को लागू करने के क्या प्रभाव देश में देखने को मिलते हैं, चाहे वो राजनीतिक संदर्भ में हो, सामाजिक हो या आर्थिक, सभी डायमेंशन को कवर करते हुए देखेंगे कि क्या इसके प्रभाव देखे गए। और ओवरऑल भी हम पढ़ेंगे कि आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं और इसका एक आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। आंतरिक आपातकाल के बाद जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया और इस अमेंडमेंट के बाद क्या बदलाव किए गए हैं आपातकाल के प्रावधानों में, उसको पढ़ेंगे। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात में क्या अंतर होता है और एक निष्कर्ष, इसके अब हम दूसरे पार्ट में बचे हुए शेष सेगमेंट को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, जहां हैं वहां सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जो बच्चे संकल्प बैच से जुड़ना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। संकल्प बैच ये 17वीं बीपीएससी के लिए डेडिकेटेड है, जिसकी फ़ीस केवल 499 है। क्लासेज आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं। इन सभी की PDF और नोट्स आपको हमारे इस पेड ग्रुप में ही मिलेंगी। पेड ग्रुप में हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते हैं। जैसे इस टॉपिक को हमने पढ़ लिया तो अब आपको हम अपने पेड ग्रुप में एक क्वेश्चन देंगे इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, जिसको आप लिखेंगे और फिर टीम इवोक IAS के द्वारा उसको चेक किया जाएगा, बताया जाएगा आपको अभी अपनी आंसर राइटिंग में क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो मिलेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।